हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी और रिलेटेड टॉपिक्स जो उससे आगे होंगे। जो बच्चे मुझे नहीं जानते मैं बता दूं, मेरा नाम है अनमोल कुमार। बच्चों, मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर हूँ एट 3G फिजिक्स प्रेप, जहां पर आपकी फिजिक्स की प्रेप होगी सबसे बेस्ट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और आप लोगों से आग्रह है, देखिए लेक्चर पूरा देखिए, ठीक है। लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से बातें नोट करनी इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये कोई मूवी नहीं चल रही है। जब मैं क्वेश्चन कराना शुरू करूँ तो तुम्हें पॉज करके पहले वो क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करनी है, वरना इसी चीज़ पर लटके रह जाओगे। लेकिन फिर भी क्या है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा, है ना। तो भाई सबसे पहला काम यही है, पॉज करो वीडियो, देखो क्या क्वेश्चन चल रहा है, उसे करने की कोशिश करो एंड देन अनपॉज करके उसका सोल्यूशन देखो अगर निकाल नहीं पा रहे। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन दिस नोट। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लाइन बाय लाइन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग, इट इज मेजर ऑफ द वर्क एन ऑब्जेक्ट कैन डू बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। एक ऑब्जेक्ट अपने मोशन की वजह से कितना वर्क कर सकता है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो कितना हो जाता है, हाफ mv² हो जाता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ पर जो v हम लिख रहे हैं, इट इज नॉट वेलोसिटी बट इट इज द स्पीड इटसेल्फ। ये क्या होती है, स्पीड होती है, स्पीड का स्क्वायर हम यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा चलो ये बात तो खत्म हो गई, काइनेटिक एनर्जी की इतनी सी बात दे रखी है। और भी कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है क्या यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं दे रखा। खैर, मैं मेन चीज पर आ जाता हूँ। अच्छा, पहली चीज ये है, नोट डाउन कर लो कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तुम कहोगे कैसे, तो अभी बता देते हैं। मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर एक कार्ट है, ठीक है, ये एक कार्ट है बेसिकली। अब यहाँ पर मैं 3 लोगों को बैठा देता हूँ। मान लो मैंने इसे बैठा दिया राम, ये है श्याम, और बाहर की तरफ मैंने हसन को बैठा दिया। तो हमारे पास यहाँ पर 3 लोग हैं, राम, श्याम और हसन। यहाँ पर राम और हसन एक दूसरे के दोस्त है ना, इन दोनों के पास फोन है। तो एक फोन राम के पास है, एक फोन हमारे किसके पास है, हसन के पास है। अब हुआ क्या, ये कार्ट v वेलोसिटी से आगे की तरफ भाग रही है। राम और श्याम एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर राम को पता है कि श्याम मूव नहीं कर रहा, तो राम के हिसाब से जो काइनेटिक एनर्जी है श्याम की वो कितनी है, 0। लेकिन हसन देख रहा है बाहर से, वो कह रहा है यार श्याम तो v वेलोसिटी से कार्ट के साथ आगे जा रहा है। तो हसन के हिसाब से जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है शाम की वो हो जाएगा हाफ mv², वेयर m इज द मास ऑफ द शाम इटसेल्फ। अब हसन ने राम से बात करी, राम ने बोला यार वो तो आराम से बैठा हुआ है, उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो हसन कह रहा है नहीं भाई, वो तो v वेलोसिटी से चल रहा है, उसकी तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किस पर डिपेंड कर जाती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड कर जाती है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है हमारे लिए। इसी बात पर अब हम एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मन करे तो यूज़ कर लेना, लेकिन तुम्हें ये यूज़ करनी ही पड़ेगी सर। तो यहाँ पर मैं तुम्हारे को देने वाला हूँ एक एडवांस टिप, अगर तुम पढ़ना चाहो तो। देखो क्या है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो v1 वेलोसिटी से किधर ना किधर भाग रहा है। ये एक ऑब्जर्वर है ना, ये v2 वेलोसिटी से कहीं ना कहीं भाग रहा है। दोनों के वेलोसिटी वेक्टर मैंने आपको दे रखे हैं, v1 और v2। अगर तुम इन्हें इंक्लाइन करोगे कुछ ऐसा ये देखने को मिलेगा। अगर एक पॉइंट से इनिशियलाइज करोगे, इनिशियलाइज का मतलब है मैं एक पॉइंट से इन्हें देख रहा हूँ कि एक पॉइंट से ये क्या कर रहे हैं, ओरिजिनेट कर रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल मान लो थीटा है। v1 और v2 दो अलग अलग वेलोसिटी वेक्टर हैं। ऑब्जर्वर का वेलोसिटी वेक्टर है v2, एंड जो चीज़ मूव कर रही है जिसे हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट, उसका वेलोसिटी वेक्टर है हमारे पास v1। और दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ एंगल है हमारे पास थीटा। अब हमसे किसी ने पूछा व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एज मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर, कितनी होगी सर? देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमें ये देखना होगा कि क्या वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए सर। तो हमें देखना होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। हमने इसे v1 लिखा है, इसे v2 लिखा, तो हो जाएगा v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, है ना। अब फार्मूला हमारे पास क्या होता है, तो तुम कहोगे सर हाफ mv², जहां पर ये स्पीड होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये तो रिलेटिव वेलोसिटी है, हमें क्या रिलेटिव वेलोसिटी से कोई मतलब है नहीं।
हम किसके हिसाब से निकाल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी? हम तो ऑब्जर्वर के हिसाब से निकाल रहे हैं। ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो इसलिए यहाँ पर हमें जो वेलोसिटी देखने को मिलेगी वो विद रिस्पेक्ट टू क्या होगी? ऑब्जर्वर होगी, है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, हमने आंसर भी निकाला तो रिलेटिव वेलोसिटी का निकाला, हमें चाहिए स्पीड। स्पीड हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो v1 माइनस v2 इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, किसी को पता है? अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो तुम्हें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स आना चाहिए, है ना। नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस ये फॉर्मूला लिख देना, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कोसाइन ऑफ एंगल इन बिटवीन देम, एज सिंपल एज दैट, खत्म। यही है आपका आंसर, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कोसाइन ऑफ एंगल इन बिटवीन देम। हमें सिर्फ यहाँ पर v1 की वैल्यू चाहिए, v2 की वैल्यू चाहिए और उन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। v1 v2 की वैल्यू का मतलब है उनका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो यहाँ पर ये तुम्हारे पास स्पीड निकल कर आ जाएगी। अब तुम रखना इसके अंदर हाफ एम वी स्क्वायर, दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ये एक एडवांस टिप है, प्लीज इसे याद रखिएगा। अभी तक इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया सच बात बोलूँ तो, लेकिन बिल्कुल आ सकता है सर। जेईई मेंस के अंदर भी आ सकता है, नीट के अंदर भी आ सकता है। चलो अब हम उस फॉर्मूले की बात करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। क्या फॉर्मूला है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। प्रूफ मैं बता देता हूँ आपको, अगर किसी को याद नहीं है तो। हाफ एम वी स्क्वायर, मैंने क्या करा, मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड कर दिया, तो हो जाएगा हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में एम। अब एम वी का मतलब क्या हो जाता है? वी नो दैट मोमेंटम इज एम वी, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन में एम। तो यहाँ पर मोमेंटम इज नथिंग 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट का अंडर रूट, एज सिंपल एज दैट। खत्म सर, सवाल खत्म हो गया, बस इतना ही है मोमेंटम के बारे में। अब इसके अंदर तो कई सारे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, हमने एनएलएम के अंदर भी देखे हैं, यहाँ पर भी कई सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। वो काइनेटिक एनर्जी दे देगा तो मोमेंटम पूछेगा, मोमेंटम दे देगा तो काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, मोमेंटम बैलेंस करवा के वो काइनेटिक एनर्जी पूछेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। पहले हम यहाँ पर ये जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो हम करेंगे, फिर देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो हम कर लेंगे, नहीं तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। तो जो बच्चे देख रहे हैं भाई, देखो मैंने क्या देखा है कि मैं कई सारे क्वेश्चनों की वीडियो निकालता हूँ, लेकिन वही बात है कौन उसे देख रहा है ना। सब लोग धुरंधर है, क्यों ही मैं क्वेश्चनों की वीडियो निकाल रहा हूँ मुझे तो खुद नहीं पता, क्योंकि मुझे तो लग रहा है सब लोग धुरंधर है। उसके नीचे कमेंट में भी कोई एक व्यक्ति अपना आंसर लिख कर नहीं दे रहा होता, क्योंकि मुझे पता है ना सब लोग धुरंधर है। अगर इतने ही धुरंधर है तो क्यों नहीं आ रहे रिजल्ट, ये मैं आज तक नहीं समझ पा रहा। वही जेई चल रहा है, वही नीट चल रहा है, वही सीबीएसई चल रहा है, धुरंधर सब हैं। हर किसी की हर कोई वीडियो देख रहा है, लेकिन कोई भी उस एजुकेटर की बात नहीं मान रहा। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहा सर, और भी एजुकेटर्स हैं उनकी भी बात कह रहा हूँ। कोई नहीं लिख कर देता, जब वो भी क्वेश्चन पूछता है कोई नहीं लिख कर देता, है ना भाई। जब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना कुछ सोच कर ही पूछते हैं। हमारे को कोई ये नहीं चाहिए यहाँ पर एंगेजमेंट मिल जाएगी हमारे को कमेंट सेक्शन के अंदर, ये कोई एंटरटेनिंग या एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है सर आप लोगों के लिए, ठीक है। इससे हमारे को रत्ती भर का फ़ायदा नहीं होता यहाँ के व्यूज़ से या फिर यहाँ की कमेंट से। बस इतना पता चल जाता है कौन वो लॉयल स्टूडेंट है जो यार हमारी इस मेहनत की, जो हम 3-3 बजे 4-4 बजे उठकर वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कम से कम उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। वो कमेंट सिर्फ उसके लिए होती है और तुम्हारे बेनिफिट के लिए भी होती है, आई होप। तो जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं या कोई क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो मैं आशा रखता हूँ कि तुम लोग भी उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख कर दोगे कि हाँ सर इसका आंसर ये है, भले ही मैंने वो क्वेश्चन करवाया। नहीं सर मैंने आपकी वीडियो पॉज करी थी, मैं आपको आंसर लिख कर दे रहा हूँ। चलो खैर, क्वेश्चन पर हम आगे मूव ऑन करते हैं। कितना ही समझा लेंगे, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इन चीज़ों पर। इन द ballistic demonstration, a police officer fire a bullet of mass 50 gram with a speed 200 मीटर पर सेकेंड। तो ये बुलेट है, इसका मास है 50 ग्राम और इसकी स्पीड है हमारे पास 200 मीटर पर सेकेंड। ऑन अ सॉफ्ट प्लाईवुड, एक सॉफ्ट प्लाईवुड पर फेंकता है, ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर, जिसकी थिकनेस क्या है 2 सेंटीमीटर। कह रहा है सी द टेबल 5.2,
तो शायद इस टेबल के बारे में ये बात कर रहा है। और इसने क्या बता रखा है, कुछ कार वगैरह के बारे में बता रखा है। और ठीक है, जो भी है बाद में देखते हैं। अब इसने हमसे क्या कहा, द बुलेट एमर्जेस विथ ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो बुलेट एमर्ज कर रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 10% ऑफ द इनिशियल वन। व्हाट इज द एमर्जेंट स्पीड, तो हमारे पास एमर्जेंट स्पीड कितनी हुई। देखो, पहले तो हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वेलोसिटी है 200 का स्क्वायर, दिस इज द इनिशियल एनर्जी। अब तुमसे कह रहा है कि जब एमर्ज आउट हुए तो सिर्फ इस एनर्जी का 10% हिस्सा रह जाएगा, तो फाइनल एनर्जी इज 10% ऑफ इनिशियल। परसेंटेज को कन्वर्ट करा मैंने किस में, डिजिट में, तो क्या करूंगा, डिवाइड बाय 100, तो 10 अपॉन में 100 इंटू 1/2 इंटू 50/100 इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा 200 का होल स्क्वायर, सिंपल एज दैट। तो ये हो गई हमारे पास फाइनल एनर्जी। अब इसने कहा है कि भाई ये बताओ कितनी स्पीड होगी, तो फाइनल एनर्जी का मतलब क्या होता है, 1/2 मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू द फाइनल स्पीड का होल स्क्वायर। अब बाकी यहाँ पर से आप काट छाट कर सकते हो, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, मास से मास हमारा कट जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ 1000 नहीं लगाया था, अब लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और यहाँ पर वी एफ स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/10 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर कितनी हो गई, 2 दूनी 4 एंड 10 की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी 4, ठीक है सर। अब यहाँ पर से वी एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ जाएगी 4000। अब आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है, फटाफट से इसका आंसर आप लोग लिखकर बताएंगे कि मेरे पास जो फाइनल वेलोसिटी है, दैट इज द एमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट, ये कितनी निकल कर आएगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। क्या है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। देखिए, आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर वेरिएबल फोर्स दे रखी है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो हमारे पास एक फोर्स है जो कि है x³ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन डिस्प्लेसिंग पार्टिकल फ्रॉम पोजीशन 0 to x। तो ये जो फोर्स है ये पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रही है फ्रॉम पोजीशन 0 to x। तो हमने पूछा फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स, इस फोर्स के द्वारा करा गया वर्क डन कितना होगा। तो आपको फॉर्मूला यही लगाना है कि वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट है तो dx लूंगा, फोर्स कितनी है x³, ये लो सर। अब पहली बात, इसका डायरेक्शन क्या है। मान लो अगर मैंने डायरेक्शन यहाँ नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो याद रखना, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया x³ i कैप, तो डायरेक्शन इसका i कैप की तरफ है। नहीं दे रखा तो प्लस लिख रखा है ना, f इक्वल टू प्लस x³, तो इसका मतलब है पॉजिटिव की तरफ है। ये दो चीजें हो जाती है, या तो वो आई कैप लिख कर देगा, नहीं देगा तो f इक्वल टू x³ दे देगा। f इक्वल टू x³ न्यूटन का मतलब है वो प्लस x डायरेक्शन में लग रही है। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो भी आगे की तरफ है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी आगे की तरफ है, दोनों आगे की तरफ है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। तो यहाँ जब डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो मैं लिख सकता हूँ f इंटू डी एक्स इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है, 0 से लेकर, यहाँ पर तो मैंने x लिख रखा है, लेटेस्ट से मैं इसे x1 लिख देता हूँ, है ना, ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हम यहाँ पर कर पाए। तो 0 से लेकर x1, अभी से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो आंसर आएगा x की पावर 3+1 अपॉन में 3+1 एंड 0 से x1। तो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा x की पावर 4 अपॉन में 4, 0 से x1। इंटीग्रेट करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पहले एक बार x1 लगाओ और फिर एक बार 0 लगाओ अपॉन में 4, तो आंसर कितना आ जाएगा x1 की पावर 4 अपॉन में 4। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वर्क डन ड्यू टू अ वेरिएबल फोर्स। अब ये कुछ भी हो सकती है, कोई भी ये फोर्स लग सकती है, क्लियर। अभी के लिए हम यहाँ पर इसे छोड़ देते हैं, बस ये एक सैम्पल प्रॉब्लम थी, आगे जाके क्वेश्चन आएंगे तो हम करेंगे। अब इस फॉर्मूले का एक और ध्यान रखना कि भाई अगर ये फॉर्मूला कभी भी गिवन है तो फोर्स
वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व होगा, ठीक है, उसका एरिया अंडर कर्व आपको नेट वर्क दे देगा। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कर्व बनाया, ये फोर्स है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। एक कर्व मैं यहाँ पर बना देता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप थोड़ा और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, ये x इक्वल टू 0 हुआ, ये x इक्वल टू 1 हुआ, ये x इक्वल टू 4 हुआ। यहाँ पर डॉटेड लाइन का मतलब है यहाँ जो फोर्स है हमारी वो कितनी दे रखी है, 10 न्यूटन। उसने बोला कि बताइए कि कितना वर्क इसने करा, हाउ मच वर्क डज दिस फोर्स डू इन डिस्प्लेसिंग पार्टिकल फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4। तो आपको सिर्फ एरिया अंडर द कर्व देखना है। कैसे, देखिए भाई, मुझे एक चीज पता है, यहाँ पर आप इस वाले हिस्से को देख पा रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये तो x एक्सिस पर पड़ा है, तो यहाँ का एरिया कितना हो जाएगा, 0। अब इस वाले हिस्से को देखो, यहाँ का एरिया कितना हो जाएगा, ये तो एक रेक्टेंगल सा है, ये लेंथ कितनी हो गई, 10। ये लेंथ हमारे पास कितनी हो गई, 3। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 30, है ना। यही तो आंसर आया, तो मतलब 30 जूल। नेट वर्क डन हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 + 30, दैट विल बी 30। कितना आंसर आ गया। अब मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए, कुछ एरिया ऊपर है, कुछ एरिया नीचे की तरफ है, होते हैं ना ऐसे क्वेश्चन, हमें पता ही है। तो थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ से, ताकि हम थोड़ा अच्छे से बना पाए। ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। टैगिंग में यहाँ पर कर देता हूँ, जैसे कि उसने बोला ये x0 डॉट लाइन, ये 10 न्यूटन हो गया यहाँ तक, 10 मीटर यहाँ तक, 20 मीटर डॉटेड लाइन, एंड यहाँ पर हो गया 5 न्यूटन। ठीक है सर। तो पहले ऊपर का एरिया अंडर द कर्व निकालिए। ऊपर हमारे पास क्या दे रखा है, ऊपर एक ट्राइंगल दे रखा है, तो 1/2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसकी कितनी हो जाएगी, 10। देखो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बेस की दूरी कितनी होगी, 10, क्योंकि ये 10 है और ये 0 है। और यहाँ पर हमारे पास हाइट है, हाइट हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ दे रखी है 10 न्यूटन। तो आंसर कितना आया, 50। अब नीचे का आंसर निकालो इस रेक्टेंगल का, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 20 - 10, 10। तो यहाँ का आंसर भी कितना आया, 50। लेकिन ये आंसर कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व नीचे की तरफ बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, नीचे की तरफ। तो अब हमें क्या करना है, जब टोटल वर्क लिखेंगे तो हम लिखेंगे +50 ऊपर का और -50 नीचे का। तो ओवरऑल वर्क हमारे पास कितना आ गया जो इस फोर्स ने करा होगा, 0। बस यही सारी बातें यहाँ पर हमारे को दे रखी है। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए अब एक बार ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात ये है, सबके मॉड्यूल में ये गिवन है। दूसरी बात ये है, तुम लोग जानते हुए कि एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, या ना जानते हुए तब भी ये कहते हैं यार मॉड्यूल के अंदर तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन गिवन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन खचड़ा है। नहीं सर, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वुमेन है, मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ आपको। एक कोई औरत है जो कि एक ट्रंक को पुश कर रही है रेलवे प्लेटफॉर्म पर, मतलब किसी भारी माल को ढो रही है ना। वो 100 न्यूटन की फोर्स लगाती है 10 मीटर के डिस्टेंस तक। उसके बाद वो थक जाती है। थकने के बाद क्या होता है, थकने के बाद उसकी जो फोर्स होती है वो 100 न्यूटन से गिरकर कितनी हो जाती है, 50 न्यूटन हो जाती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमें ये बताया, लेकिन उसने ये जो पूरा का पूरा ट्रंक मूव करा वो सिर्फ 20 मीटर तक के डिस्टेंस के लिए मूव करा। तो हमारे को यहाँ पर कुछ चीज़ें क्या करनी है, प्लॉट करनी है। जैसे सबसे पहले एफ वर्सेस आर डायग्राम या एफ वर्सेस एक्स डायग्राम, और दूसरी चीज़ हमारे लिए क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स, है ना। और फिर तीसरी चीज़ क्या हो जाएगी, हमें वर्क डन भी निकालना है पूरे 20 मीटर के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, उसके हिसाब से हम ये सवाल कर लेते हैं। देखो
हमें फोर्स वर्सेस एक्स का डायग्राम बनाना है, तो पहले एक लंबी सी लाइन ऐसे खींच दो, दिस इज द फोर्स, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब मेरे पास ये चीज गिवन है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो सॉरी, जो मेरा काम करने वाला व्यक्ति है वो कितनी फोर्स लगा रहा है, वो तो 100 न्यूटन लगा रहा है। लेकिन जो ये 100 न्यूटन की फोर्स है, मैं इसे इधर ही लिख देता हूँ, 100 न्यूटन, यह जो फोर्स है ये कब तक काम कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स 10 मीटर के डिस्टेंस तक काम करेगी। तो ये 10 मीटर के डिस्टेंस को मैंने डॉटेड तरीके से ऊपर की तरफ खींचा, तो 100 न्यूटन की फोर्स को यहाँ तक ला दिया। तो जो 100 न्यूटन की फोर्स है कितने डिस्टेंस तक काम करेगी। अब उसके बाद क्या होगा, अब यही फोर्स गिर जाएगी, कितना गिर जाएगी, 50 न्यूटन गिर जाएगी, क्योंकि लड़की थक गई है। तो 50 न्यूटन की डॉटेड लाइन में आगे तक करूंगा, तो ये फोर्स लीनियरली आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। 100 न्यूटन से डिक्रीज करी, कहाँ तक आ गई, 50 न्यूटन तक। ठीक है सर, इसे थोड़ा सा हम थिक कर देते हैं ताकि आपको दिखाई। ये लीजिए सर, 100 न्यूटन से गिर के कहाँ तक पहुंच गई, 50 न्यूटन तक पहुंच गई। लेकिन कितना डिस्टेंस वो ओवरऑल कवर कर चुकी है, 0 से लेकर 20 मीटर। अब इसने कहा कि सर ये तो आपने दिखा दिया, ये भी बता दो कि फ्रिक्शन फोर्स कितना काम कर रही है। देखो, इससे आगे वो बढ़ पाई नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितनी फोर्स तक वो गिर गई, कितनी फोर्स तक गिर गई, 50 न्यूटन तक, इस फोर्स को ये ओवरकम नहीं कर पा रही है। इसका मतलब है ये मैक्सिमम फोर्स है जो रेजिस्टिव फोर्स लग रही है। भाई 100 से गिरकर वो 50 तक हो गई, और अपना जो बैगेज है उसे वो धकेल ही नहीं पा रही। इसका मतलब है 50 मैक्सिमम फोर्स है। 50 कौन सी मैक्सिमम फोर्स, बाकी की 50 कहाँ चली गई। अगर तुम ध्यान से देखो, 100 में से कुछ फोर्स क्या हो गई, माइनस हो गई, खत्म हो गई, और कुछ फोर्स हमारे पास बच गई। ऐसी कौन सी एक ऐसी फोर्स है जो तुम्हारी मेन फोर्स में से कुछ फोर्स को माइनस कर देता है, तो वो है फ्रिक्शन। तो हुआ क्या कि हमारे पास अवेलेबल फोर्स कितनी थी, 100 न्यूटन, फ्रिक्शन लगा 50 न्यूटन का। जब घटकर हमारे पास ओवरऑल वैल्यू हमें देखने को मिली, तो वो कितनी मिली, 50 न्यूटन की यहाँ पर देखने को मिली। तो जो 50 न्यूटन है, ये बची कुछ ही फोर्स है तुम्हारे पास, जो एनर्जी खत्म होने के बाद तुम लगा रहे हो। बाकी की 50 न्यूटन किसने लिया, भैया फ्रिक्शन ने लिया। फ्रिक्शन को जाकर बोलो। तो फ्रिक्शन की फोर्स है हमारे पास 50, लेकिन क्योंकि वो रेजिस्टिव होती है तो हम उसे यहाँ पर दिखाएंगे -50 नीचे की साइड, और डॉटेड लाइन बना देंगे अपनी कि भैया ये है फ्रिक्शन। अब बस एरिया अंडर द कर्व निकालना है, वो हम निकाल लेते हैं। देखो, क्योंकि उसने कहा है वर्ग डन निकालो, तो एरिया अंडर द कर्व तो निकालना है। अब किसका एरिया निकाल ले, पहले तो यही हम डिसाइड कर लेते हैं भाई। देखिए, आपको ये टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। ये कलर क्यों चेंज नहीं हुआ, ये टोटल एरिया देख रहे हो, ये बड़े वाला स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर बांट लेता हूँ, ये पहला हो गया बड़े वाला स्क्वायर, दूसरा हो गया ये छोटा ट्राइंगल, और तीसरा हो गया नीचे छोटे वाला स्क्वायर। अब बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकालना है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 100, मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई, तो तुम कहोगे 10। ठीक है, प्लस सेकंड वाले का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया 1/2, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई, 100 माइनस 50, 50। तुम कहोगे कैसे, अरे मेरे भाई ये देख, ये कितनी है, 50, और ये टोटल हमारे पास कितनी निकल कर आई थी, 100। 100 में से 50 घटा दे तो जो बच जाएगी 50 इसको मिल जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई, 20 माइनस 10, तो 10 आ गई। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 1/2, दैट इज द ऑल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय द बेस, प्लस बाकी नीचे ये जो छोटा सा स्क्वायर आप देख पा रहे हो, किसी और कलर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला, ये वाला, आई होप दिख रहा होगा। इसका एरिया हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, इसका बेस है 10 और इसकी हाइट है 50, 50 इंटू 10, 500, 1500, 1500, 250, 1750। दैट इज द टोटल आंसर फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम सर। तो ये हो गया हमारा टोटल आंसर, कितना, ये रहा 1750। ये तो एरिया अंडर द कर्व हमारे पास निकल कर आ गया। अब अगर कोई निकालना चाहे वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग क्या करना, ये निकालना चाह रहे हैं तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये नीचे का जो एरिया है ना, ये एरिया अंडर द कर्व निकाल लेना। वर्क डन बाय और फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा, ये भी निकालना आसान है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आ गई, -50, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आ गई सर आपके पास, 20, है ना। तो 50 इंटू 20, 5 दूनी 10, -1000। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि एरिया अंडर द कर्व ग्राफ के नीचे है। तो ये भी हमने यहाँ पर निकाल लिया कि -1000 इज द वर्क
by the rectangle AGHI or the work done by the friction. Is that clear? तो बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।